नमस्कार। आज के भौतिक विज्ञान शिक्षण में मैं डॉक्टर संध्या नेगी, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 11 विषय भौतिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक भौतिकी भाग 1 के अध्याय 1 मात्रक एवं मापन पर चर्चा करेंगे। आज के हमारी चर्चा के बिंदु होंगे सार्थक अंक, सार्थक अंकों से संबंधित अंकीय संक्रियाओं के नियम, अनिश्चित अंकों का पूर्णांकन, अंकगणितीय परिकलनों के परिणामों में अनिश्चितता निर्धारित करने के नियम। सार्थक अंक हम अपने दैनिक जीवन में जितने भी मापन करते हैं उनमें कुछ त्रुटियां होती हैं। अतः मापन के परिणामों को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाए कि मापन की परिशुद्धता स्पष्ट हो जाए। हम मापन के परिणामों को एक संख्या के रूप में प्रदर्शित करते हैं, जिसमें विश्वसनीय अंक, अविश्वसनीय या अनिश्चित अंक सम्मिलित होता है। विश्वसनीय अंकों और पहले अनिश्चित अंक को सार्थक अंक कहा जाता है। यदि हम कहें कि किसी सरल लोलक का दोलन काल 1.62 सेकंड है, तो इसमें अंक 1 एवं 6 विश्वसनीय एवं निश्चित अंक हैं, जबकि 2 अनिश्चित अंक हैं। इस प्रकार मापित मान में कुल 3 सार्थक अंक हैं। राशि के मापन के परिणाम में सार्थक अंकों से अधिक लिखना अनावश्यक एवं भ्रामक होगा, क्योंकि यह माप की परिशुद्धता के बारे में गलत धारणा उत्पन्न करेगा। किसी परिणाम में सार्थक अंक मापक अंक के अल्पतमांक पर निर्भर करते हैं। किसी मापन में विभिन्न मात्रकों के परिवर्तन के चयन से सार्थक अंकों की संख्या परिवर्तित नहीं होती है। उदाहरण को समझेंगे। यदि कोई लंबाई हमें दी गई है 2.308 सेंटीमीटर, जिसमें 4 सार्थक अंक हैं, परंतु यदि हम इसे विभिन्न मात्रकों में परिवर्तित करते हैं, जैसे 0.02308 मीटर या 23.08 मिलीमीटर या 2308 माइक्रोमीटर, इन सभी संख्याओं में सार्थक अंकों की संख्या वही रहती है, अर्थात 4 अंक ही यहाँ पर सार्थक अंक होंगे, जो हैं 2308। यह दर्शाता है कि सार्थक अंकों की संख्या निर्धारित करने में दशमलव कहाँ लगा है, इसका कोई महत्व नहीं होता है। उपरोक्त उदाहरण से निम्न नियम प्राप्त होते हैं। सार्थक अंकों को निर्धारित करने के नियम। नियम 1, सभी शून्येतर अंक सार्थक अंक होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे 4, 6, 3, 5, 4635 में कुल 4 सार्थक अंक हैं। द्वितीय नियम, यदि किसी संख्या में दशमलव बिंदु है तो उसकी स्थिति का ध्यान रखे बिना उन्हें किन्हीं 2 शून्येतर अंकों के बीच के सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। जैसे 10.0801 में कुल 6 सार्थक अंक हैं। तीसरा नियम,
यदि कोई संख्या 1 से छोटी है तो वह शून्य जो दशमलव के दाएं और प्रथम शून्येतर अंक के बाईं ओर हों तो वे सार्थक अंक नहीं होते। जैसे 0.002308 में जो रेखांकित जीरो हैं, ये शून्य, ये जो शून्य है सार्थक अंक नहीं है। चौथा, ऐसी संख्या जिसमें दशमलव नहीं है तो उसमें अंतिम अथवा अनुगामी शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। जैसे 123 मीटर सेंटीमीटर में लिखने पर 12300 सेंटीमीटर, मिलीमीटर में लिखने पर 123000 में 3 ही सार्थक अंक हैं। अनुगामी संख्या में जो अनुगामी शून्य है उन्हें सार्थक अंक में नहीं गिना जाता है। अतः सभी प्रकार से मीटर में, सेंटीमीटर में और मिलीमीटर में सार्थक अंकों की संख्या 3 ही है। अगला नियम, एक ऐसी संख्या जिसमें दशमलव बिंदु हो के अनुगामी शून्य सार्थक अंक होते हैं। जैसे 3.500। यहाँ पर इन शून्य या जीरो को भी आप सार्थक अंक में गिनेंगे। या दूसरा उदाहरण 0.0690। इनमें, इन दोनों उदाहरणों में कुल 4 सार्थक अंक हैं। सार्थक अंकों को निर्धारित करने के अगले कुछ नियम हैं। अनुगामी शून्य सार्थक अंक हैं या नहीं, इस विषय में भ्रांति हो सकती है। मान लीजिए कोई वस्तु है जिसकी लंबाई 4.700 मीटर लिखी गई है। इस प्रेक्षण से यह स्पष्ट है कि यहाँ शून्यों का उद्देश्य माप की परिशुद्धता को बतलाना है। अतः यहाँ सभी शून्य सार्थक अंक हैं। यदि ये सार्थक न होते तो इनको स्पष्ट रूप से लिखने के लिए हम इसे सीधा 4.7 मीटर लिख सकते थे। अब यदि हम मात्रक बदल देते हैं तो 4.700 मीटर, सेंटीमीटर में 470.0 सेंटीमीटर, किलोमीटर में 0.004700 किलोमीटर, या मिलीमीटर में 4700। क्योंकि अंतिम संख्या में 2 शून्य हैं और नियम 4 के अनुसार हम इस गलत निष्कर्ष में पहुंच सकते हैं कि इस संख्या में केवल 2 सार्थक अंक हैं, जबकि वास्तव में इसमें 4 सार्थक अंक हैं। अतः हम कह सकते हैं मात्र मात्रकों के परिवर्तन से सार्थक अंकों की संख्या में परिवर्तन नहीं होता है। 7वां नियम, सार्थक अंकों के निर्धारण में इस प्रकार की संदिग्धता को दूर करने के लिए सर्वोत्तम उपाय यह है कि प्रत्येक माप को वैज्ञानिक संकेत यानी 10 की घात के रूप में प्रस्तुत किया जाए। इस संकेत में प्रत्येक संख्या a गुणा 10 की घात b के रूप में होती है, जहां a 1 से 10 के बीच की कोई संख्या है तथा b 10 की कोई धनात्मक या ऋणात्मक घात है। अब सन्निकट
अवधारणा बनाने के लिए हम इसका पूर्णांकन कर सकते हैं। यानी यदि a का मान 5 से कम या उसके बराबर है तो इसे 1, और यदि a का मान 5 से अधिक और 10 के बराबर या 10 से कम है तो इसे 10 मान सकते हैं। तब इस संख्या को लगभग 10 की घात b के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जिसमें 10 की घात b भौतिक राशि के परिणाम की कोटि कहलाती है। अतः उपरोक्त उदाहरण को हम इस रूप से भी समझ सकते हैं। 4.700 मीटर को यदि हम सेंटीमीटर में परिवर्तित करते हैं, 4.700 गुणा 10 की घात 2 सेंटीमीटर, मिलीमीटर में 4.700 गुणा 10 की घात 3, किलोमीटर में 4.700 गुणा 10 की घात ऋण 3 किलोमीटर। इस प्रकार हम देखते हैं इन सभी मापनों में सार्थक अंक की कुल संख्या 4 है। संख्या को सन्निकट अवधारणा बनाने के लिए हम इसका पूर्णांकन कर सकते हैं। यानी यदि a 5 से छोटा या बराबर है, इसे 1, और यदि a 5 से बड़ा लेकिन 10 के बराबर या इससे छोटा हो तो इसे 10 मान सकते हैं। तब इस संख्या को लगभग 10 की घात b के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जिसमें 10 की घात b भौतिक राशि के परिणाम की कोटि कहलाती है। उदाहरण के लिए पृथ्वी का व्यास लगभग 1.28 गुणा 10 की घात 7 मीटर है। अर्थात पृथ्वी का व्यास 10 की घात 7 मीटर कोटि का है। इसके परिमाण की कोटि 7 है। यदि हाइड्रोजन परमाणु का व्यास देखें, 1.06 गुणा 10 की घात -10 मीटर, अर्थात 10 की घात -10 की कोटि का है। इसके परिणाम की कोटि 7 है। अतः पृथ्वी का व्यास हाइड्रोजन परमाणु के व्यास से 17 कोटि बड़ा है। सार्थक अंक से संबंधित अंकीय संक्रियाओं के नियम। संख्याओं को गुणा या भाग करने से प्राप्त परिणाम में केवल उतने ही सार्थक अंक देने चाहिए जितने की सबसे कम सार्थक अंकों वाली मूल संख्या में है। उदाहरण के लिए एक पिंड है जिसका द्रव्यमान है 4.237 ग्राम। इसमें कुल 4 सार्थक अंक हैं तथा मापित आयतन 2.51 सेंटीमीटर क्यूब है, जिसमें 3 सार्थक अंक हैं। अतः यदि हमें पिंड का घनत्व निकालना हो तो उसकी सार्थक अंक हमें 3 में लाने होंगे, क्योंकि आयतन का सार्थक अंक सबसे कम है। पिंड का आयतन निकालने पर हमें प्राप्त हुआ 1.69 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अतः पिंड के घनत्व के मापन में 3 ही सार्थक अंक होंगे। संख्याओं के संकलन अथवा व्यवकलन से प्राप्त अंतिम परिणाम में दशमलव के बाद उतने ही सार्थक अंक रहने देने चाहिए जितने की संकलित
या व्यवकलित की जाने वाली किसी राशि में दशमलव के बाद कम से कम है। उदाहरण के लिए हमारे पास संख्या दी गई है 436.32 ग्राम, 227.2 ग्राम एवं 0.301 ग्राम। इनका योग हमें प्राप्त हुआ 663.821 ग्राम। दी गई संख्या में सबसे कम परिशुद्ध माप दशमलव के एक स्थान तक की यथार्थ है, अर्थात 227.2। अतः अंतिम परिणाम को पूर्णांकित कर दिया जाना चाहिए। इसलिए इस परिणाम को हम 663.8 लिख सकते हैं। इस परिमाण को 664 ग्राम नहीं लिखना चाहिए। यह परिणाम की परिशुद्धता को उचित रूप से व्यक्त नहीं करता है। अनिश्चित अंकों का पूर्णांकन। जिन संख्याओं में एक से अधिक अनिश्चित अंक होते हैं उनके अभिकलन के परिणाम का पूर्णांकन किया जाना चाहिए। यदि उपेक्षणीय अंक 5 से अधिक है तो अंक में पूर्ववर्ती अंक में 1 की वृद्धि की जाती है, और यदि उपेक्षणीय अंक 5 से कम हो तो पूर्ववर्ती अंक अपरिवर्तित रहता है। उदाहरण संख्या दी गई है 2.746। यहाँ पर उपेक्षणीय अंक 5 से अधिक है। 6 दिया गया है जो कि 5 से अधिक है। अतः इसको पूर्णांकित करने पर हम 4 को 1 वृद्धि कर सकते हैं और इसे हम 2.75 लिखते हैं। द्वितीय उदाहरण 2.73743। यहाँ पर उपेक्षणीय अंक 5 से कम है। अतः पूर्णांकित संख्या को हम 2.74 लिखेंगे, क्योंकि उपेक्षणीय अंक 5 से कम होने पर पूर्ववर्ती अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता। यदि उपेक्षणीय अंक 5 है और पूर्ववर्ती अंक सम है तो अंक को छोड़ दिया जाता है, पूर्ववर्ती अंक को छोड़ दिया जाता है। यदि उपेक्षणीय अंक 5 है और पूर्ववर्ती अंक विषम है तो पूर्ववर्ती अंक में 1 की वृद्धि की जाती है। उदाहरण के लिए 2.745, जिसमें उपेक्षणीय अंक 5 के बराबर ही है और पूर्ववर्ती अंक सम है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसे हम 2.74 ही लिखेंगे। यदि दूसरा उदाहरण समझें, संख्या 2.735, उपेक्षणीय अंक 5 है और पूर्ववर्ती अंक एक विषम संख्या है 3। अतः पूर्णांकित करने पर 3 में 1 की वृद्धि की जाएगी। हम इसे लिख सकते हैं 2.74। अंकगणितीय परिकलनों के परिणामों में अनिश्चितता निर्धारित करने के नियम। अंकीय संक्रियाओं मापित राशियों में अनिश्चितता या त्रुटि निर्धारण
करने संबंधी नियमों को निम्न उदाहरणों द्वारा समझा जा सकता है। उदाहरण 1, यदि किसी पतली आयताकार सीट की लंबाई और चौड़ाई मीटर पैमाने में क्रमशः 16.2 सेंटीमीटर एवं 10.1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ प्रत्येक माप में 3 सार्थक अंक हैं। इसका अर्थ है हम लंबाई को इस प्रकार लिख सकते हैं, L इक्वल टू 16.2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, जहां 0.1 सेंटीमीटर दी गई त्रुटि है। इसी प्रकार हम इसे प्रतिशत त्रुटि में लिख सकते हैं। इसी प्रकार चौड़ाई को भी लिख सकते हैं, B बराबर 10.1 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर प्रतिशत त्रुटि के साथ। तब त्रुटि संयोजन के नियम का उपयोग करने पर हमें आयत का क्षेत्रफल गुणनफल द्वारा प्राप्त होता है 163.62 प्लस माइनस 2.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस उदाहरण के अनुसार हम अंतिम परिणाम को इस प्रकार लिखेंगे, 664 पूर्णांकन करने पर 3 में 1 की वृद्धि कर दी जाएगी, 164 प्लस माइनस त्रुटि में भी पूर्णांकन करने पर 2 में 1 की वृद्धि 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ 3 सेंटीमीटर आयताकार सीट के क्षेत्रफल के लिए त्रुटि अथवा अनिश्चितता है। किसी संख्या के मान में उपस्थित अपेक्षित त्रुटि जो सार्थक अंकों तक दी गई है, न केवल सार्थक अंकों पर बल्कि दी गई संख्या पर भी निर्भर करती है। उदाहरण के लिए यहाँ पर द्रव्यमान 1.02 ग्राम जिसकी यथार्थता प्लस माइनस 0.01 है, जबकि द्रव्यमान की दूसरी माप दी गई है 9.89 ग्राम और इसकी यथार्थता भी प्लस माइनस 0.01 है। दोनों मापों की यथार्थता समान होने पर भी इनकी आपेक्षिक त्रुटियों में अंतर आता है। प्रथम माप में आपेक्षिक त्रुटि प्लस माइनस 1% है, जबकि दूसरी माप में प्लस माइनस 0.1% आता है। अतः हम कह सकते हैं यह सार्थक अंकों पर नहीं बल्कि दी हुई माप की संख्या पर भी निर्भर करता है। मूल्यांकन प्रश्न, मापन में सार्थक अंकों की क्या उपयोगिता है? किसी संख्या में सार्थक अंक ज्ञात करने के क्या-क्या नियम हैं? क्या आप सोचते हैं कि वृत्तीय पैमाने पर विभाजनों की संख्या स्वेच्छा से बढ़ा देने पर यथार्थता में वृद्धि करना संभव है? गृह कार्य गतिविधि है, आप स्वयं का एक स्केल बनाइए और उससे विभिन्न भौतिक राशियों को मापिए। क्या आप अलग अलग भौतिक राशियों को पूरा नाप सकते हैं? यदि नहीं, तो आप इसके लिए क्या करेंगे? आज हमने निम्न बिंदुओं पर चर्चा की। सार्थक अंक, सार्थक अंकों से संबंधित अंकीय संक्रियाओं के नियम,
अनिश्चित अंकों का पूर्णांकन एवं अंकगणितीय परिकलनों की परिणामों में अनिश्चितता निर्धारित करने के नियम। आप सभी का धन्यवाद।